हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 5.2 थी उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन थे वो एक एक करके कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर किए थे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको भी एक एक करके क्लियर करेंगे, क्योंकि जो हमारा मोटिव रहता है वो है टारगेट 100 में से 100 का। और यहाँ पर हम बात करते हैं कंसेप्ट की, क्योंकि हमें जो मैथ है वो रटना नहीं है, समझना है अच्छे तरीके से, उसके कंसेप्टों को बारीकी से सीखना है। ठीक है, तो कल हमने इसके क्वेश्चन 8 तक कर लिए थे, आज इससे आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि व्यू तो काफ़ी होते हैं लेकिन लाइक बहुत कम होती हैं। अगर आप लाइक करोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इतने लोगों को मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो समझ में आ रहा है। और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हमारा मोटिवेशन होता है कि हाँ, इतने लोगों को जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको जो चीज़ें समझाई हैं वो कितनी अच्छी लगी और कितनी समझ में आई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि क्रैमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। क्रैमर रूल्स हमें फॉलो करना है और उससे समीकरण निकायों को क्या करना है, हल करना है। तो दो क्वेश्चन है, इनमें से मैं सिर्फ एक कराऊंगा, एक तुम्हें खुद से करना है। देखो, क्रैमर नियम से हमने कल भी 2 सवाल पढ़े थे और आज फिर से क्रैमर नियम से है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन है तो दोबारा से कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन इसका तुम्हें खुद से करना है। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण निकाय है जिसमें हमारे पास 3 चर राशियाँ हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हमें जो सारणी के लेके चलनी है वो 3/3 ऑर्डर के लेके चलने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रैमर रूल्स की बात कर रहा है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्रैमर रूल्स क्या है। तो सबसे पहले हम क्रैमर रूल्स में डेल्टा निकालते हैं, यानी सारडिक, जिसके अंदर क्या होती है, जो हमारे पास चार राशियां हैं एक्स वाई जेड उसके सारे कोफिशिएंट आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक, क्या आ जाते हैं, जो चार राशियां एक्स वाई जेड है उनके कोफिशिएंट, ठीक है, वो कहाँ आ जाते हैं, इस डेल्टा में आ जाते हैं। इसी तरीके से डेल्टा वन की बात करें तो डेल्टा वन में क्या आता है, डेल्टा वन चूँकि एक्स के लिए हम सॉल्व करते हैं तो इसमें जो एक्स वाली पोजीशन होती है, जैसे इसमें भी क्या था, एक्स वाई और जेड, इनके जो कोफिशिएंट थे वो इसके अंदर आते हैं डेल्टा के अंदर। तो ऐसे ही अगर हम डेल्टा वन की बात करें तो इसमें जो एक्स वाली पोजीशन है, यानी एक्स के जो कोफिशिएंट है उसके स्थान पर जो समीकरण निकायों में इक्वल टू वाले जो पॉइंट होते हैं, जैसे इसमें दिए गए हैं 16, 5 और 4, वो इसके अंदर आ जाएंगे और बाई जेड के एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा टू की बात करें तो डेल्टा टू में एक्स और जेड वाले एज इट इज रहेंगे, बाई वाली जो पोजीशन है इसके जो कोफिशिएंट है उसकी जगह हम यूज करेंगे 16, 5 और 4, इक्वल टू वाले जो पॉइंट होते हैं उसको यूज करेंगे। इसी तरीके से डेल्टा थ्री में जेड वाली पोजीशन पर हम इसको प्रयोग करेंगे, एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई तो एज इट इज रहेंगे, जेड वाली पोजीशन पर जो इक्वल टू वाले पॉइंट हैं उनको हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री और डेल्टा। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं क्रैमर रूल से, तो जो एक्स की वैल्यू होती है क्रैमर रूल्स में वो होती है एक्स बराबर डेल्टा वन बटे डेल्टा, ये एक्स की वैल्यू हो गई। और जो वाई की वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा टू बटे डेल्टा, और जेड की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा थ्री बटे डेल्टा। इस तरीके से हम एक्स बाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
रिवाइज हो गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए डेल्टा में क्या आ गया हमारा, सार्डिक, जिसके अंदर जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं वो सारे आ जाएंगे। इक्वल टू वाले पॉइंट इसके अंदर नहीं आते हैं, ध्यान रखना। जो इक्वल वाले पॉइंट होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं, सिर्फ एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, वो आते हैं इसके अंदर। और इसका हम सिंपल प्रसार कर देंगे, क्योंकि प्रसार हमने कई बार किया है, तो पंक्ति के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, स्तंभ के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पंक्ति के रेस्पेक्ट में किया है, तो हमें डेल्टा की वैल्यू मिलेगी -7 -20 -116। तो यहाँ से टोटल मिलेगी हमें -143। ठीक है। डेल्टा वन, तो डेल्टा वन में मैंने बताया था जो एक्स वाले कोफिशिएंट होते हैं उसके स्थान पर जो इक्वल टू वाले पॉइंट है अब वो इसमें आएंगे। ठीक है। तो 16, 5 और 4 देखो यही है इक्वल टू वाले पॉइंट, और एक्स के वाले पोजीशन पर आ गए। बाकी जो बाई और जेड पोजीशन है वो एज इट इज रहती है। ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसका सिंपल प्रसार करें प्रथम पंक्ति के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी डेल्टा वन -112 -26 -148, यानी टोटल मिलेगा -286। ये डेल्टा वन हो गया। डेल्टा टू की बात करें तो जो बाई वाली पोजीशन है उस पर क्या है, हमारे जो बी वाले पॉइंट थे इक्वल टू वाले वो आ जाएंगे, और एक्स वाले एज इट इज रहेंगे और जेड वाले एज इट इज। इसका भी सिंपल प्रसार कर दो प्रथम पंक्ति रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 13 -160 +4, यानी डेल्टा टू बराबर -143। और इसी तरीके से डेल्टा थ्री, जिसमें क्या है जेड वाली पोजीशन पर जो इक्वल टू वाले पॉइंट होते हैं वो आएंगे 16, 5 और 4, और एक्स वाई वाली जो पोजीशन है उन पर एज इट इज एक्स वाई वाली जो कोफिशिएंट है वो रहेंगे। ठीक है। इसका प्रसार करें तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 37 -2 -464, और डेल्टा टू जो डेल्टा थ्री है टोटल मिलेगा हमें -429। तो ये हमारे तीनों डेल्टा आ गए, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री। अब हम क्रैमर रूल से इनके मान ज्ञात करेंगे एक्स वाई जेड के। तो क्रैमर रूल्स से मैंने बताया था कि एक्स बराबर क्या होता है, डेल्टा वन बटे डेल्टा, और डेल्टा वन की हमारी वैल्यू जो ऊपर आई थी वो कितनी आई थी -143, सॉरी डेल्टा की वैल्यू थी ये, और डेल्टा वन की थी -286। तो यहाँ -286 में -143 का डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, या तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसी तरीके से बाई की बात करें तो बाई बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और यहाँ पर डेल्टा टू की वैल्यू है -143 और डेल्टा की वैल्यू भी इतनी है, तो बाई का मान मिलेगा 1। जेड की बात करें डेल्टा थ्री बटे डेल्टा, और डेल्टा थ्री आया था -429, डेल्टा का मान है -143, तो डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक्स बाई जेड तीनों के मान हमें मिल जाएंगे, एक्स बराबर 2, बाई बराबर 1 और जेड बराबर 3। तो ये हमारे मान है एक्स वाई जेड के। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है वो सॉल्व करना है, एज इट इज़ इसी तरीके से है। उसमें भी हमें एक्स बाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो क्रैमर रूल से आप सॉल्व करेंगे इसे, और सारे इसके क्वेश्चन सिंपल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें कहा गया है कि समीकरण जो दिए हैं हमें उसको सार्डिकों की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकायों के हल ज्ञात कीजिए। तो सार्डिकों की सहायता से हमें जो समीकरण निकाय हैं उसको हल करना है। ठीक है। तो देखिए जो समीकरण हमें दिए हैं इनको हमें पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद हमें इसको सॉल्व करके सार्डिकों की सहायता से हमें मान निकालने हैं। तो जो हमने अभी किया था क्रैमर रूल से उसी से हमें करना है इसको। ठीक है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सिंपल हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, मैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो एक्स वाई जेड है वो बटे के रूप में दिए हैं, तो कहीं आप इससे भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आप
स्वयं से कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के हमने कॉपी किए हैं सवाल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और हमें क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका, जो हमें समीकरण निकाय दिए हैं वो दिए हैं 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4। दूसरा दिया है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1। और लास्ट दिया है 6/x प्लस 9/y और माइनस के 20/z इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो एक्स वाई जेड बटे में दिए हैं उनको हमें मान के चलना है। जैसे 1/x बराबर a, 1/y, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 1/y बराबर b तथा 1/z बराबर c। अब ये हमारे समीकरण है वो सिंपल हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? सिंपल हो जाएंगे। यानी अब ये बन गए हमारे 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4, 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1। और लास्ट वाला हो जाएगा 6a प्लस 9b माइनस के 20c इक्वल टू 2। अब तो आपके लिए आसान हो गया ये। अब इसको सिंपल जैसे हम सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से, उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम डेल्टा ज्ञात करेंगे, फिर डेल्टा 1, उसके बाद डेल्टा 2, डेल्टा 3, और फिर जो क्रैमर रूल से उसको लगा देंगे। x बराबर डेल्टा 1 बटे डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 बटे डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 बटे डेल्टा। सिंपल है। तो डेल्टा के अंदर हमारे जो ABC के कोफिशिएंट हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें A के कोफिशिएंट है तीनों में 2, 4, 6, B के कोफिशिएंट है 3, -6, 9 और C के हैं 10, 5 माइनस के 20। अब इसका हम प्रथम पंक्ति रेशमण में प्रसार कर दें तो हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू मिलेगी हमें 1200, ठीक है। और डेल्टा 1 की बात करें तो डेल्टा 1 में जो x वाली पोजीशन है उस कोफिशिएंट के स्थान पर जो इक्वल टू वाले पॉइंट हैं 4, 1 और 2 वो आ जाएंगे, और बाकी y और z वाले एज इट इज रहेंगे। देखो यही है पूरे इसमें, ठीक है, बाकी एज इट इज। तो इसका भी प्रसार करेंगे तो हमें मिलेगा 600। डेल्टा 2 में y वाली जो पोजीशन है उस पर आ जाएगा 4, 2, 4, 1, 2, यानी जो इक्वल वाले पॉइंट है वो आ जाते हैं। तो यहाँ से भी हमें 400 मिलेगा। एज इट इज डेल्टा 3 में करना है, इसमें z वाली पोजीशन पर आ जाएंगे और डेल्टा 3 मिलेगा 240। अब इसको हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। वहाँ पर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू याद करते थे, यहाँ पर हमें ABC की निकालनी है, क्योंकि हम समीकरण निकाय किसका बना के चलिए ABC का। तो A बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा 1 बटे डेल्टा, और डेल्टा 1 की वैल्यू है 600, डेल्टा की वैल्यू है 1200। तो डिवाइड करने के बाद मिलेगा हमें A बराबर 1/2। इसी तरीके से B बराबर डेल्टा 2 बटे डेल्टा यानी 400 बटे 1200। तो 400 से 1200 3 बार कटेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। और C की वैल्यू आएगी डेल्टा 3 बटे डेल्टा यानी 240 बटे 1200, और 240 से 1200 कटेगा 5 बार, तो इसका मान हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब ABC की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम जो ABC को हम मान के चले थे, क्या मान के चले थे कि जो A है वो किसके बराबर है 1/x के, ये तो मान के चले थे A बराबर 1/x, यानी 1/x बराबर A माना था हमने। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू रख देंगे और x y z की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो 1/x किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद हमें x मिलेगा 2। इसी तरीके से b बराबर 1/3 बराबर हो जाएगा 1/y के, और यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 3, और c क्या था 1/z, तो 1/z बराबर 1/5 और z बराबर 5। तो इस तरीके से हमें तीनों मान मिल जाएंगे x y z के 2, 3, 5। तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है, क्योंकि वो सिंपल तरीके से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से सिर्फ मैं एक कराऊंगा, बाकी 3 आपको खुद से करने हैं। यहाँ आप कहें तो मैं 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, एक 2x2 ऑर्डर का और एक 3x3 ऑर्डर का, ठीक है।
तो दोनों में करा देता हूँ, एक 2/2 ऑर्डर का करा देता हूँ, एक 3/3 ऑर्डर का, और बाकी तुम कर सकते हो। तो पहला और दूसरा मैं इसका करा देता हूँ, तीसरा और चौथा आप खुद से करना। इसको हमें सॉल्व करना है आव्यूह सिद्धांत से, ठीक है। आव्यूह सिद्धांत यानी कि AX बराबर B से, इससे हमें सॉल्व करना है, जिसमें A के अंदर कौन से में अवयव आते हैं, जो XY के कोफिशिएंट होते हैं वो सारे अवयव आते हैं किसके रूप में, आव्यूह मैट्रिक्स के रूप में। और X में क्या आता है, जो हमारे पास चर राशियाँ होती हैं वो आती हैं स्तंभ के रूप में। जैसे 2 चर राशियाँ हैं तो X और Y स्तंभ के रूप में आएंगी, और 3 है तो Z तक हो जाएगा। और B में हमारे आते हैं इक्वल टू वाले पॉइंट, तो इक्वल वाले में जो पॉइंट होंगे वो हमारे पॉइंट इक्वल टू वाले में आते हैं, ठीक है। तो इस नियम से हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहला और दूसरा इसका दोनों में कराने वाला हूँ, तीसरा और चौथा इसका आपको खुद से करना है। तो समीकरण निकायों को हमने पहले लिख लिया है। अब यहाँ पर AX बराबर B, इस फॉर्मेट से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हमने फॉर्मेट लगा दिया, यही हमारा आव्यूह सिद्धांत है, ध्यान रखना। तो यहाँ से हमें A बराबर क्या वैल्यू मिलेगी, जो X और Y के कोफिशिएंट है उसका मैट्रिक्स मिलेगा हमें, यानी उसका क्या मिलेगा, हमें आव्यूह मिलेगा। तो हम रख देंगे दोनों की वैल्यू, 2 -1 3 और 4, और X बराबर क्या हो जाएगा, जितनी हमारे पास चर राशियाँ हैं वो हो जाएंगी स्तंभ के रूप में। तो यहाँ पर 2 चर राशियाँ हैं तो X और Y हो जाएंगी। B बराबर जो इक्वल टू वाले पॉइंट है वो हो जाएंगे इसके अंदर B बराबर। तो इक्वल टू वाले पॉइंट कितनी है इसमें, -2 और 3, तो इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। B बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 और 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, और यहाँ से हमें X और Y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो चूंकि हमारा समीकरण निकाय जो चलता है वो होता है AX बराबर B, और यहाँ से हम X वाले जो पॉइंट हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो जो A होता है उसको हम उधर पहुँचाते हैं तो वो इनवर्स में चेंज हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, वो A इनवर्स B हो जाता है, ठीक है। तब हमें जो X के अवयव हैं वो मिल जाते हैं। तो इसके लिए हमें A इनवर्स ज्ञात करना है, और जब इनवर्स ज्ञात करते हैं तो इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटे डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो इसमें हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है, यानी A का सार्डिक और A का सहखंडज दोनों हमें ज्ञात करने हैं, और इनवर्स हम निकाल देंगे, उसका फिर B से गुणा कर देंगे, तब हमें XY की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमने आव्यूह A का सार्डिक ज्ञात किया, तो A बराबर कितने हो जाएंगे, 8 + 3 बराबर 11, जो कैसे नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम A इनवर्स इसका ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें इसके सहखंडज ज्ञात करने हैं, तो सहखंडज के लिए पहले हमें इसके सहखंड निकालने होंगे, या फिर हम डायरेक्ट 2/2 ऑर्डर के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं सहखंडज, ठीक है। तो हम इसके लिए सहखंड ज्ञात कर लें। पहले पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, 4 A11 के लिए, A12 के लिए हो जाएगा हमारे पास -3, ठीक है, और A21 के लिए हो जाएगा हमारे पास 1, और A22 के लिए 2। तो इससे जो सार्डिक बनेगा हमारे पास, जो आव्यूह बनेगा वो क्या मिलेगा हमें, 4 -3 1 और 2, और एडजॉइंट A क्या होता है, जो सेकंड होता है उसका परिवर्तन ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 4 1 -3 और 2, ठीक है। और डायरेक्टली भी अगर हम बात करें इसकी, तो डायरेक्टली ये कैसे 2/2 ऑर्डर के करते हैं, जो मुख्य विकर्ण होता है वो तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और जो सेकंड विकर्ण होता है उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। इस तरीके से हम डायरेक्ट इसका सेकंडज ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम A इनवर्स ज्ञात करें, तो A इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट A बटे डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी कि 1/11, और आव्यूह के अंदर आ जाएगा 4 1 -3 और 2। अब हमें चूँकि X बराबर A इनवर्स B इसको सॉल्व करना है, और X में क्या वैल्यू है, X और Y की है। A इनवर्स में जो A इनवर्स अभी आया है, और B में
जो इक्वल टू वाले पॉइंट थे -2 और 3 वो आ जाएंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहला जो आव्यूह है उसमें हम पंक्ति में चलेंगे और दूसरा आव्यूह है उसमें हम स्तंभ में चलेंगे और उनका गुणा करते हुए उनको जोड़ते जाएंगे। तो 4 का -2 से करेंगे तो -8 प्लस 1 का 3 से करेंगे तो +3। अब दूसरी पंक्ति का फिर से करो, -3 का -2 से तो +6 और 2 का 3 से तो +6, तो कितने हो जाएंगे 6 + 6। सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमें 1/11, आव्यूह के अंदर -5 और 12, तो 11 का डिवाइड कर दो तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी -5/11 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/11। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो हो गया आपके लिए 2x2 ऑर्डर का। अब इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है 3x3 ऑर्डर के लिए। हालांकि 2x2 का और 3x3 का दोनों सेम है, कोई इसमें अलग बात नहीं है। तो अगर चाहें तो आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से। ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व कर लेना इसे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। तो 3x3 ऑर्डर का ये आपको खुद से करना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं 3x3 ऑर्डर का भी आपको सवाल बता दूंगा एक। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल के लिए आपको इसे सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ए बराबर दिया गया है और हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है तथा निम्नलिखित रेखीय समीकरण निकाय हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपका 3x3 ऑर्डर का भी हो जाएगा, तो इससे भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले ए इनवर्स ज्ञात करना है, चूँकि ए दिया है तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें जो फॉर्मूला है वो लगाना है। ए इनवर्स बराबर होता है हमारा एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस फॉर्मूले से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है पहले, जो ए दिया है उसका। तो पहले हम सार्डिक का मान निकालें ए का। तो ए का जो सार्डिक का मान आएगा इसका प्रसार करने पर प्रथम पंक्ति के रेसिप्रोकल में वो आएगा 11, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें इसका सेकंड ज्ञात करना है, क्योंकि हमें सेकंडज बनाना है, एडजॉइंट ए बनाना है। तो हम पहले इसके सेकंड निकाल लेंगे सारे, फिर उनको आव्यूह में लिख देंगे, फिर उसका परिवर्त कर देंगे तो हमें सेकंडज मिल जाएगा। तो प्रत्येक अवयव के लिए निकालते हैं, और चूँकि जब सेकंडज की हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड की बात करते हैं। तो जैसे 3x3 ऑर्डर का है और उसमें सेकंडज हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो वो चिन्ह जो हैं वो अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। ठीक है, तो उन चिन्हों को हमें याद रखते हुए इसको सॉल्व करना है और इसके सेकंड ज्ञात करने हैं। तो A11 मिलेगा 7, A12 -2, A13 -4, A21 मिलेगा हमें 2, A22 मिलेगा 1 और A23 मिलेगा 2। इसी तरीके से A31 -6, A32 -3 और A33 5, इनको हम एक सार्डिक आव्यूह के अंदर लिख देंगे और उसका हम क्या करते हैं परिवर्त, ट्रांसपोज, यानी कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में लिख दें या फिर स्तंभों को पंक्तियों में, तो ये होता है हमारा परिवर्त। तो हमने इसकी जो पंक्तियां हैं उसको स्तंभों में चेंज कर दिया, तो हमें इसको क्या मिलेगा एडजॉइंट ए मिल गया, यानी सेखंडज ए का। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो हमने रख दिया, तो हमें ए इनवर्स मिलेगा 1/11 और पूरा आव्यूह। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा ए इनवर्स जो उसमें पूछा गया था। अब इसी के अंदर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जो 3 समीकरण हमें दिए हैं उसके हमें हल ज्ञात करने हैं। तो 2x2 ऑर्डर का भी हमने किया था आव्यूह सिद्धांत से, ये 3x3 ऑर्डर का है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए में क्या आ जाते हैं, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो सारे आ जाते हैं, और एक्स में जितनी भी हमारे पास चार राशियाँ होती हैं 3 4 2 जितनी भी वो आ जाती हैं, और बी में हमारी आ जाती है इक्वल टू वाली जो संख्या होती है वो सारी। ठीक है, तो हमने ए एक्स बराबर बी ये कंडीशन पूरी बना ली। ए बराबर हमारा पता चल के क्या है, एक्स बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, तीनों मिल गए हमें।
अब हमें एक्स ज्ञात करना है, क्योंकि एक्स के अंदर क्या है, एक्स वाई जेड है, और ये हमें ज्ञात करनी होती है। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो पहले हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो इसका हम ए का इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए इसका, चूँकि ए इनवर्स की बात करें तो यही पॉइंट हमारे पास अभी थे, यही सारे पॉइंट क्या थे, अभी हमारे पास थे। तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका मान रख दें इसमें, ठीक है। तो वही हमने किया है, इसमें डायरेक्टली मान रखा है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स जो है वो हम पहले निकाल चुके हैं, और यही सारे पॉइंट उसके अंदर थे। एक बार दोबारा से देखना, तो यही सारे पॉइंट जो हैं वो हैं इसके अंदर। मैं एक बार दोबारा से दिखा दूँ आपको। तो देखिए यही पॉइंट है आपके अंदर, जो ए के अंदर जो पॉइंट दिए ना, वो सब यही पॉइंट दिए हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तो हमें इसमें ज़्यादा नहीं मेहनत करनी है, क्योंकि ए इनवर्स हमारे पास पहले से ही है। तो हमें ए इनवर्स की सीधी वैल्यू रखनी है और बी की वैल्यू रखनी है। अब इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, पंक्ति और स्तंभ गुणा। तो 7 का 2 10 से करोगे तो 70, प्लस 2 का 8 से 16, और माइनस 6 का 7 से माइनस के 42। पहली पंक्ति हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी, माइनस 2 का 10 से करेंगे तो माइनस के 20, 1 का 8 से प्लस के 8, माइनस 3 का 7 से माइनस के 21। तीसरी पंक्ति, माइनस 4 का 10 से माइनस 40, प्लस 1 का 8 से, सॉरी 2 का 8 से 16, और 5 का 7 से 35 हो जाएंगे। ये यहाँ पर 36 लिख दिया है, क्योंकि टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा है, तो ये 35 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे, तो हमें अपने आप एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी, संख्या जब बचेंगी तो वो बचेंगी -4, -3 और 1, ठीक है। 11 का डिवाइड करने के बाद बचेंगी, ये ध्यान रखना। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी, एक्स बराबर 4, वाई बराबर -3 और जेड बराबर 1। इस तरीके से हमें ये तीनों वैल्यू मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 इसका, दो आव्यूह हमें दिए हैं, इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से समीकरण निकायों के हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हमें इनके गुणा करने हैं, जो दो आव्यूह दिए हैं उनके। तो दो आव्यूहों का गुणा आप लोगों को आता है, पंक्ति से स्तंभ गुणा करेंगे तो हमें ए इंटू बी मिल जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी मिल जाएगा, तो हम पंक्ति से स्तंभ गुणा करेंगे तो हमें ए इंटू बी मिलेगा इस तरीके से, 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, समीकरण निकायों का हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूंकि ए बी बराबर हमें मिला है पूरा, ए बी बराबर क्या मिला है, 8, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करें, जो 8 है उसको हम ए बी में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/8 ए बी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब 8 को हमने ए के साथ में रखा 1/8, अब दोनों तरफ हमने बी इनवर्स से गुणा कर दिया, क्योंकि हमें इसी की सहायता से सॉल्व करना है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमने दोनों तरफ बी इनवर्स से गुणा कर दिया। तो बी इनवर्स से गुणा करेंगे तो यहाँ पर बी इंटू बी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, और इधर इक्वल टू वाला है वो बी इनवर्स वो रहेगा, यानी 1/8 ए, 1/8 ए बराबर क्या आ जाएगा, बी इनवर्स। तो यहाँ से हम बी इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो बी इनवर्स हमें कितना मिल जाएगा, 1/8, और ए मैट्रिक्स हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। अब जो समीकरण है उनको हम आव्यूह रूप में लिख लें, जो दिए गए समीकरण है उनको हम क्या लिख लें, आव्यूह रूप में, ऊपर दिए गए उनको। तो वो ये मिल जाएंगे हमें, 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 और एक्स वाई जेड, और इक्वल टू वाले जो पॉइंट है वो क्या है, 4 9 और 1। ध्यान रखना, जो समीकरण निकाय हमें दिए हैं वो हमें इसमें रखने हैं। ये 3 समीकरण निकाय दिए ना, इन तीनों की वैल्यू हमें उसमें रखनी है, ठीक है। और ये हमने इसलिए निकाला है बी इनवर्स, क्योंकि हम इससे हम डायरेक्ट इसका प्रयोग करेंगे अभी। तो हमने बी एक्स बराबर सी वाली जो कंडीशन है वो हमने बना ली, बी के अंदर जो पॉइंट थे वो सारे आ गए, एक्स और सी वाली जो पॉइंट। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी इनवर्स सी, और जो हमने अभी बी इनवर्स निकाला है 1/8 और पूरा आव्यूह, तो वो हम इसमें रख देंगे, और सी बराबर हमारा पॉइंट चल ही रहा है।
अब इसका हम पंक्ति से स्तंभ गुणा कर देंगे, तब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। समझ में आ गया कुछ? यानी कि पहले हमें जो दो आव्यूह दिए थे उनका गुणा करना है और वहाँ से हमने बी इनवर्स ज्ञात कर लिया। अब जो समीकरण निकाय दिए थे उनको हमने बी एक्स बराबर सी की फॉर्म में बना लिया और एक्स बराबर बी इनवर्स सी बना लिया। अब हमने जो बी इनवर्स सी था तो वहाँ पर बी इनवर्स की जगह हमने वैल्यू रख दी जो हमने पहले निकाली थी वो वाली, और उसको सिंपल गुणा कर दिया। तो हमें वैल्यू जो मिलेगी एक्स वाई जेड की वो मिलेगी एक्स बराबर 3, वाई बराबर -2 और जेड बराबर -1। इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आव्यूह का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है यानी ए इनवर्स, और इसी की सहायता से समीकरण निकाय को हल भी करना है। यानी आव्यूह का हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है और उसकी सहायता से हमें इसको हल करना है। तो ये भी थोड़ा उसी तरीके का है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो जो आव्यूह हमें दिया है पहले हम उसका ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो ए इनवर्स हमारा फॉर्मूला होता है एडजुवेंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हमने सार्डिक ए का मान ज्ञात कर लिया, वो आएगा हमारा 10 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके सेकंड हो जाएंगे A11 बराबर 4, A12 बराबर -5, A13 बराबर 1, A21 बराबर 2, A22 बराबर 0, A23 बराबर -2, A31 बराबर 2, A32 बराबर 5 और A33 बराबर 3। तो यहाँ से हमें जो आव्यूह मिलेगा वो बी बराबर कितना हो जाएगा, पूरा ये इनका आव्यूह बना देंगे और एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो ए इनवर्स हमारा मिलेगा 1/10 और पूरा आव्यूह। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ए इनवर्स, ध्यान रखना। अब हमें जो समीकरण निकाय दिए थे उनको हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण निकाय को भी हम इसी तरीके से बना लें, ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो उनके मान थे, कोफिशिएंट थे एक्स वाई जेड के, वो लिख लिए 1 0 1 2 1 0 0 1 1, और एक्स में क्या आता है एक्स वाई जेड, और इक्वल टू वाला जो बी वाला पार्ट है वो क्या है, जो इक्वल टू वाला पार्ट दिया था वो हमने रख दिया 1/2 2y 6z -2x प्लस 2 2 0 और 1। ठीक है, ये हमने रख दिए। अब हम क्या करें, इसको सिंपल करने के लिए हमने जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट निकाले हैं उनको हम उसी में गुणा करके सॉल्व कर लें इसको। कैसे, वो इस तरीके से, जैसे हमारा पहला क्या है 1 0 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई तो 0 ही है प्लस जेड, तो एक्स प्लस जेड हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का इसमें जो कोफिशिएंट है उनसे करें तो 2x प्लस वाई और जेड 0 तो जेड 0। तीसरी में वाई और जेड की वैल्यू आ जाएंगी वाई प्लस जेड इक्वल टू, अब 1/2 है तो 2 का इसमें डिवाइड कर दो पहले पूरी में, तो क्या बचेगा वाई 3z और -kx। इसी तरीके से 2 का इसमें गुणा कर दो तो 4 0 और 2, तो इक्वल टू वाला क्या हो जाएगा वाई प्लस 4 3z और 2 -x, यहाँ पर वाई है ये। ठीक है, अब दोनों इक्वल हैं तो इक्वल दोनों को रख देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि दो आव्यूह जब बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव हैं वो बराबर होते हैं। तो पहला एक्स प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा वाई प्लस 4 के, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4। इसी तरीके से दूसरे को रखें 2x प्लस वाई बराबर 3z, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, और तीसरा मिलेगा वाई प्लस जेड बराबर 2 माइनस एक्स, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। अब ये हमें पूरा एक समीकरण मिल गया। ठीक है, अब हमें इससे आगे सॉल्व करना है, और अब हमें इसे क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है सिंपल। तो अब ये हमारा पूरा एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो गया। तो यहाँ से अब हम एक्स के वाई के जेड के जो कोफिशिएंट है उनका अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं, और अब हम इसको ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व किया था। एक बार दोबारा से देखें, पहले हमने ए इनवर्स ज्ञात कर लिया,
अब जो हमें कंडीशन दी थी इक्वल टू वाली, उसने दूसरी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये जो कंडीशन दी थी इसको हमने पहले सिंपल सॉल्व किया है। पहले हमने इसको सिंपल सॉल्व किया है और इसको हमने एक्स वाई जेड की फॉर्म में बनाया है, ठीक है, जिससे हम उन समीकरण निकायों से इसे सॉल्व कर सकें। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इस तरीके से समीकरण पूरा मिल जाएगा। ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में 1 - 1 1 2 1 3 और 1 1 1 और एक्स में क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड और बी में आ जाएगा 4 0 2। तो यहाँ से अब हम एक्स बराबर ए इनवर्स बी ज्ञात कर सकते हैं और ए इनवर्स हमने जस्ट अभी ऊपर निकाला है, जस्ट ऊपर अभी निकाला था हमने ए इनवर्स। तो यहाँ से हम उसका मान रख देंगे ए इनवर्स का, तो हमने रख दिया, और बी का जो मान है वो हमने बी का रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पंक्ति से स्तंभ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 1/10 और साढ़े के अंदर आ जाएगा 16 + 0 + 4 -20 + 0 + 10 और 4 + 0 + 6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/10 20 माइनस के 10 और प्लस के 10, तो 10 का सभी में डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 - 1 और 1। तो यही हमारे एक्स वाई जेड के मान हो जाएंगे, क्योंकि एक्स बराबर 2 हो जाएगा, वाई बराबर -1 और जेड बराबर 1। तो इस तरीके से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर किसी सवाल को लेकर डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा तथा शीर्ष दिए हैं उसने, तो सिद्ध करना है कि x1/1 2, x2/2 2, x3/3 2, इसकी होल घात 3 बराबर होगी किसके 3 a⁴ के। और उसने क्या दिया है, यानी एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है उसने ए और शीर्ष दिए, तब हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी, उसके लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे, और LHS से हमें RHS लेके आना है, तो सिंपल इसे बनाएंगे। तो यहाँ से हम देखें कि हमें दिया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं वो ए है, और समबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो हमें दिए x1/1 x2/2 और x3/3। ठीक है, और हमें इसकी होल घात जो 2 है वो बराबर दिए हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर भी एरर है, यहाँ पर होल घात 2 है, टाइपिंग एरर ज़्यादा है, एक बार किताब में भी चेक कर लेना, होल घात 2 है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसके साढ़े का मान निकाल लेंगे, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, और इसको जो 2 था वो हमने इसमें से जो लास्ट वाला जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी थर्ड जो स्तंभ है उसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया है। एक बार दोबारा से समझें, यानी हमें दिया गया था कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष हमें दिए गए हैं और भुजा ए दी है, और हमें सिद्ध करना है कि जो आव्यूह है उसकी होल घात 2 है वो बराबर लेके आनी है 3 × a⁴ के। ठीक है, तो चूंकि हमने त्रिभुज नियम पढ़ा था तो उससे हम इसको साढ़े को सॉल्व कर रहे हैं, आव्यूह को साढ़े के रूप में। तो LHS हमने ले लिया है और हमने इसको साढ़े के रूप में बना दिया है। तो साढ़े जब हम बना देते हैं और उसमें से जो कॉमन लेते हैं तो वो किसी एक पंक्ति या स्तंभ से लेते हैं। ठीक है, तो हमने तीसरा जो स्तंभ है 2 2 2 वाला, उसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो उसकी जगह क्या रह जाएगा 1 1 रह जाएगा, यानी कि इस तरीके से रह जाएगा 2 x/1 x1/1 1, x2/2 1 और x3/3 1। होल घात 2 चल रहा है तो होल घात 2 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो 2 × 2 डेल्टा का होल स्क्वायर, 2 × 2 डेल्टा का होल स्क्वायर बराबर 4 × डेल्टा का स्क्वायर। अब ये किस तरीके से आया है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो वहाँ से हमने इसको सॉल्व किया है, तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 2 डेल्टा का होल स्क्वायर। तो ये बाहर इसको लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × डेल्टा। यहाँ पर
जो हमें मिलेगा सार्डिक के रूप में वो मिलेगा 2 इंटू सार्डिक में x1/1 1, x2/2 1 और x3/3 1, इसकी होल घात 2। अब हमने क्या किया है, चूँकि हमने जब सार्डिकों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था तो वहाँ पर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात किया था, डेल्टा बराबर 1/2 और पूरा सार्डिक कौन सा वाला, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल सार्डिकों की सहायता से। अब हमने क्या किया, इस 1/2 को इधर पहुंचा दिया तो कितना हो जाएगा 2 डेल्टा, और बराबर में क्या मिलेगा, ये पूरा जो सार्डिक है ये मिलेगा। इसीलिए x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, इसकी जगह कितना रख दिया है 2 डेल्टा, ध्यान रखना इसीलिए रखा है। और 2 पहले से चल रहा था, 2 इंटू 2 डेल्टा हो जाएगा बराबर 4 डेल्टा का स्क्वायर। और डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो 4 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया, √3 ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, मतलब 3 की घात 4। तो इस तरीके से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हमें क्या मिल जाएगा, RHS मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। तो आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और कल हम इसके जो विविध के क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और इसका खास ध्यान रखना, यहाँ पर जो सार्डिक का मान है वो 2 डेल्टा बना दिया है, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से बनाया है। ठीक है, 2 डेल्टा बराबर जो सार्डिक पूरा आ जाएगा x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, इससे बनाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे के जितने भी विविध के सवाल हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें